नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी आप सभी का साहित्य के पंचरत्न चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के बीच मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन लेकर आई हूँ। तो आज हम जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन की क्या स्टोरी है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका जो उपन्यास सेवा सदन है वो 1918 में प्रकाशित हुआ और ये जो उपन्यास है इसमें तत्कालीन सामाजिक बुराइयों के बारे में लिखा गया है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें दहेज प्रथा की समस्या को उठाया गया है, वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित है यह उपन्यास और नारी की स्वतंत्रता का प्रश्न भी उठाया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इसकी ऐसे है कि नायिका सुमन दरोगा कृष्णचंद की पुत्री है और दरोगा कृष्णचंद जो हैं ईमानदार दरोगा थे, लेकिन सुमन के विवाह का दहेज जुटाने के लिए वे पहली बार रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, क्योंकि वे इस कला में कुशल नहीं थे। अगर वे इस कला में कुशल होते तो सुमन के दहेज की तैयारी वे रिश्वत के पैसे से ही कर लेते। तो रिश्वतखोरी के आरोप में उन पर मुकदमा चलता है और उन्हें 5 साल की सज़ा हो जाती है। अब कृष्णचंद के जेल चले जाने के बाद उनकी पत्नी गंगाजली अपनी दोनों बेटियों को, सुमन और शांता को लेकर अपने भाई उमानाथ के यहाँ चली जाती हैं। दहेज के अभाव में सुमन का विवाह अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति से कर दिया जाता है जिसका नाम है गजाधर। गजाधर ना तो सुमन के समान गुणवान है और ना रूपवान है। वो केवल 75 रुपये मासिक कमाता है और सुमन के रूप पर गजाधर जो है मुग्ध है, लेकिन सुमन बड़े घर की बेटी की दरिद्रता के वातावरण में भला कैसे निभा सकती थी ऐसे माहौल में। तो दोनों में अक्सर अनबन होती रहती थी। सुमन जहाँ रहती थी उसके घर के सामने एक भोली नाम की वेश्या रहती थी। तो किसी के घर, समाज, मंदिर तथा विभिन्न उत्सवों पर भोली को बुलाया जाता था। वहाँ उसका सम्मान देखकर सुमन काफ़ी प्रभावित होती थी। सुमन सोचती थी कि एक ओर तो वह है जो रोज़ गजाधर के द्वारा तिरस्कृत होती है, अपमानित होती है, और वहीं दूसरी ओर भोली वैश्या होकर भी समाज में प्रतिष्ठा पाती है। उसके मन में एक सवाल बार बार आता था कि आखिर समाज में किसका अधिक महत्व है, पत्नी का या फिर एक वैश्या का। एक बार सुमन गजाधर के मित्र पदम सिंह के यहाँ किसी उत्सव में गई थी। वहाँ से वह देर रात गए लौटी तो गजाधर सुमन के चरित्र पर शक करके उसे घर से निकाल देता है। तो घर से निकाले जाने पर वह पदम सिंह के घर चली जाती है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसे वह घर भी छोड़ना पड़ जाता है। अंत में कोई उपाय ना पाकर सुमन भोली के यहाँ शरण लेती है। यहीं से सुमन का वैश्या जीवन शुरू होता है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उसका मन इस वैश्या जीवन से भी ऊब जाता है और वह भोली के घर को भी छोड़कर एक विधवा आश्रम में शरण लेती है। लेकिन वैश्या होने के कारण उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अब उसने अपनी छोटी बहन शांता के घर में शरण ली। तो शांता के परिवार वाले भी सुमन को घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो अंत में तंग आकर सुमन ने शांता का घर भी छोड़ दिया और स्वामी गजानंद की कुटिया में शरण ली। दरअसल जो स्वामी गजानंद जी हैं वो सुमन के पति गजाधर ही थे। अब दोनों ने मिलकर वेश्याओं के पुनरुद्धार के लिए सेवा सदन की स्थापना की। यही इस उपन्यास का अंत होता है। अब हम इस उपन्यास का उद्देश्य देखेंगे कि इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है। तो प्रेमचंद जी ने जब ये उपन्यास लिखा था तब समाज सुधार का दौर था। दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति उस समय की बड़ी भारी समस्या थी।
एक सामाजिक समस्या थी। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से इस सच्चाई पर प्रकाश डालने का काम किया है कि आखिर कोई स्त्री क्यों वैश्या जीवन अपनाती है, एक बार वैश्या जीवन अपनाने के बाद उसे छोड़ क्यों नहीं पाती। इन सारी परिस्थितियों के लिए प्रेमचंद समाज को ही उत्तरदायी मानते हैं। कारण ये है कि समाज में एक पत्नी की अपेक्षा वेश्या का सम्मान अधिक है। एक नारी को जहाँ पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती हैं, वहीं भोली जैसी वेश्या को चारों ओर से ऐश्वर्य और सम्मान ही सम्मान मिलता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई स्त्री वेश्यावृत्ति को अपना ले तो इसमें क्या आश्चर्य है। अब दूसरा प्रश्न जो है वो सेवा सदन के बारे में उठता है। वह यह है कि क्या ऐसे सेवा सदन की स्थापना से समाज में वेश्यावृत्ति का अंत हो सकता है। क्या सेवा सदन वेश्याओं को एक नया जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा दिला सकता है। तो प्रेमचंद ने सेवा सदन की स्थापना के माध्यम से वैश्या जीवन के अंत करने का समाधान तो दिया है, लेकिन ये व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है। व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि इतने सेवा सदन को बनाना ही कठिन है जिसमें सारी वेश्याओं को स्थान दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे सेवा सदन की स्थापना कर भी ली जाए तो उनकी पहचान समाज से अलग होगी। फिर उनके जीवन यापन का कौन सा साधन होगा। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये सेवा सदन ही वेश्यालयों में बदल जाए। कुल मिलाकर ये कि प्रेमचंद का यह सुझाव केवल आदर्शवादी है, यथार्थवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेवा सदन को पढ़ने के बाद ऐसा आभास हो सकता है कि यह उपन्यास वैश्या जीवन पर है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तब आखिर सेवा सदन की मुख्य समस्या क्या है। सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। प्रेमचंद ने किसी तरह उन तमाम पुरानी संस्कृति परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समय में नारी की पराधीनता को अपने निष्ठुर और बीभत्स में चित्रित किया है। इस पर सहसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह उनके समय से आगे की सोच है। उन्होंने नकली आदर्शों की रामनामी चादर खींचकर पंडितों और मौलवियों, समाज के प्रतिष्ठित कहे जाने वाले सज्जनों और धनपतियों को वास्तविक रूप जनता के सामने प्रकट किया है। कबीर के बाद किसी ने इतनी सच्चाई से, ऐसे मर्मभेदी व्यंग्य से हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों धर्म के ढोंगियों और पाखंडियों का पर्दाफाश न किया था। और प्रेमचंद ने इतने विस्तार से दिखलाया है कि समाज इस व्यवस्था में संपत्ति के रक्षक सदाचार की आड़ में वेश्यावृत्ति को केवल पराश्रय ही नहीं देते, वेश्याओं को जन्म भी देते हैं। प्रेमचंद ने सामाजिक संबंधों की छानबीन कितनी गहराई से की है, यह इससे जाहिर होता है कि उन्होंने वेश्यावृत्ति की मूल प्रेरक शक्तियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहाँ से उपन्यासकार और पाठकों की नज़र बचाकर भाग जाना उनके लिए संभव नहीं है। तो आज का उपन्यास सेवा सदन कुछ इस प्रकार था और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।